So now, moving on, हमारी जो next talk है वो है Mr. Asif Khurshid, who is chairman CPAS. Asif Khurshid, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम अज़ीज़ तलबा, दीगर सामईन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ग्लोबल यूथ एसोसिएशन और उनके साथ जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस अहम दिन के मौके के ऊपर एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर ये प्रोग्राम अरेंज किया। और इससे बढ़कर खुशी की बात यह है कि इसमें हमारे यंगस्टर जो नई जनरेशन है वो इसमें मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको सुनने की ज़रूरत है, वो आपको यूनिवर्सिटीज़ में, आपको न्यूज़पेपर में, आपको सोशल मीडिया पे बहुत कम मिलेंगी। उसके लिए थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है। बहुत सारे मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी, पीस पे भी होगी और हो रही है, लेकिन एक जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो शायद कानों के लिए, समाज के लिए इतना कुछ दिलकश ना हो, क्योंकि आपने अखबारात में, मज़ामीन में, सोशल मीडिया में और वीडियोज़ में, प्रोग्राम्स में, पॉलिटिशियंस की तकारीर में हमेशा उसके अगेंस्ट सुना होगा। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस तरह की बातें, इस तरह का दिफा करने की कोशिश करते हैं। हमेशा से जब दिसंबर का मौका आता है, सकूत डाका की बात होती है, एक अल्फाज, एक फ़िक्रा जो हर मुख्तलिफ अक्सरियत के लोगों के जहन पर होता है वो होता है कि जनरल नियाज़ी ने हथियार डाल दिए। क्या आपने ये फ़िक्रा सुना है? और हमें बार बार इस बात पर शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है। लामहला जब आप मुख्तलिफ एंगल से ये बात सुनते हैं तो आपके जहनों में ये चीज़ें रासिख हो जाती हैं, लेकिन हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। जनरल नियाज़ी बुज़दिल नहीं था, ये आपको कोई पॉलिटिशियन नहीं बताएगा, ये आपको अखबार में लिखने वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि तालियां बजें, हक़ाइक़ ना भी हो, हम सिर्फ मजलिस वक्ती मफादात के लिए हम लूटने की कोशिश करते हैं। कौमें हमेशा अपने माजी से सबक सीखती हैं, तारीख़ से सबक सीखती हैं, और जो तारीख़ से सबक ना सीखे वो तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए ये बात जहन में बैठा लीजिए। और मैं आपको ये बात बताता हूँ कि किस तरह से है कि जनरल नियाज़ी बुज़दिल नहीं था, हमारी फ़ौज बुज़दिल नहीं थी, हमारी फ़ौज ने उस तरह से शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। जो हक़ाइक़ हमें बयान किए जाते हैं वो हक़ाइक़ यकसर मुख्तलिफ है। आपको पता है कि बांग्लादेश, हमारा मशरक़ी पाकिस्तान जिस अंदाज़ में गिरा हुआ था, जिस लोकेशन में था, हमारी बेहतरीन फ़ौज ने वहाँ पे बेहतरीन लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपना बेहतरीन दफा किया है। हाँ, बुज़दिल थे तो हम थे, हम बुज़दिल थे कि हम उनको ख़ुराक ना पहुँचा सके, हम उनको वेपन्स ना पहुँचा सके। हम बात करते हैं कि फ़लाँ ने हथियार डाल दिए। पहली बात तो ये है कि एक आम फ़िक्रा जो 90,000 की गिनती हमें बताई जाती है वो भी गलत है। हमारे 90,000 सिपाही वहाँ पे थे ही नहीं। और फिर हमें दास्तानें जब सुनाई जाती हैं तो शिकस्त की दास्तानें सुनाई जाती हैं। कभी आपने कर्नल सुलेमान का नाम सुना है? कभी आपने मेजर शुजात का नाम सुना है? कभी आपने सूबेदार रफ़ीक का नाम सुना होगा? लेकिन हमारे नौजवानों को ये नहीं बताया जाता कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी उन दहशतगर्दों से लड़ने के लिए जो पाकिस्तान से नहीं थे, जो भारत से हमलावर हुए थे। उससे पहले एक ऐसे माहौल बनाया गया था कि हमारी आर्मी, हमारे जवान वो महसूर होकर रह गए थे। बांग्लादेश को जाने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता खुराक के लिए और बाकी चीज़ों के लिए वो समुद्री रास्ता था, वो ब्लॉकेट थी और वो भारत की तरफ से थी। हमारे दानश्वर आपको ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारों के मफादात, उनके कलम के मफादात, उनके बाकी मफादात उनके साथ वाबस्ता हैं। भारत
اس سے پہلے مفتی باہنی کو تیار کر کے مغرب مشرقی پاکستان میں بھیجا تھا. اور یہ جو قتل و غارت کی داستانیں آپ کو سنائی جاتی ہیں کہ پاکستان آرمی نے اتنے قتل کر دیے، یہ بھی سب اسی پروپیگنڈے کا حصہ ہے. وہاں پہ بھارتی دہشت گرد وہاں پہ وہ مفتی باہنی کے روپ میں وہاں پہ مقامی لوگوں کی گردنیں کاٹا کرتے تھے، ان کے اوپر تشدد کیا کرتے تھے، اور اس کی ویڈیوز بنا کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان آرمی کے لوگ ہیں. پاکستان کے آرمی کے نوجوان تو وہاں پہ لڑ رہے تھے، وہ تو وہاں پہ اپنی جانیاں قربان کر رہے تھے. اور مفتی باہنی کے لوگ اور وہاں کے چند مقامی دہشت گرد جن کو تربیت بھارت میں دی گئی تھی، وہ اس بات کے اوپر تھے کہ کسی طرح سے پاکستان آرمی کے اوپر جو ہے وہ سارا الزام ڈال کے ان کو کمزور کیا جا سکے. تو محترم بھائیوں، تھوڑا سا ریسرچ کے اپنے زاویے جو ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں، اس کو وسیع کریں، اور دیکھیں شرمیلا بوس کی کتاب جو ہے وہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں. بہت سارے ایسے لکھاری ہیں جو مشرقی پاکستان سے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ اپنی بہترین لڑائی وہاں لڑے تھے، دشمن کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں. آج بھی آپ دیکھیں اسی پروپیگنڈے کو لے کے راجہ نجابت صاحب نے بات کی کہ کشمیری اپنے آپ کو صرف پاکستانی کہلاتے ہیں. سید علی گلادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور پھر پاکستان سے بھی کئی آوازیں بلند ہوتی ہیں، پاکستان سے بھی نوجوان آج بھی کشمیر کی گلی گلی میں، کشمیر کی جیلوں میں، بھارت کی جیلوں میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آخری بات صرف اتنی ہے کہ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، آپ کا تعلق کسی صوبے سے ہو، آپ کا تعلق کسی زبان سے ہو، آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ پاکستانی ہیں. ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان آپ کا ہے. آپ پاکستان سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.